27 फरवरी 2023 को कराची से अगवा के बाद कत्ल की जाने वाली मोहम्मद आज़म की 6 साला बेटी को क्यों, कैसे, किसने ज़्यादती का निशाना बनाया। इस मामले के असल हक़ाइक़ जानने के लिए हमारी टीम ने किया रुख कराची के डिस्ट्रिक्ट मलिर के इलाके शाह टाउन पिपरी का, जहाँ ये अंदोनाक वाक़या पेश आया। डिस्ट्रिक्ट मलिर थाना बिन कासिम की हुदूद का इलाका है और ये वो गलियां है जहाँ पर फरीहा 5 से 6 दिन कबल खेला कूदा करती थी। फरिया की बहन के मुताबिक वो सुबह के 8:30 बजे चीज़ लेने बाहर गई और उसके बाद वापस ना आई। उन्होंने ढूंढाई की तो पता चला कि फरिया जो है वो गायब है और वो 3 दिन तक ढूंढते रहे। इसी हवाले से बात करने के लिए फरिया के वालिद मोहतरम मोहम्मद आज़म मेरे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि आपको कब पता चला कि फरिया जो है वो लापता हो गई। ये जब सुबह मैं तो 7 बजे घर से निकल जाता हूँ, तो उस वक़्त जब ये घर से निकला अपने लिए वालदा ने पैसे दिए, बोला मैं अपने लिए चीज़ लेके आ रहा हूँ। इसकी स्कूल की छुट्टी थी, तो 10-15 मिनट के बाद उस वालदा ने उसको बोला कि भाई जाओ अपने बहन को लेके, वो पता नहीं आए नहीं अभी तक, तो आप मालूमात करो किस तरफ गया। तो जब दुकान पे गया उसने बोला कि भाई यहाँ से तो चले गए वो। फिर पीछे इस गली के आगे थोड़े कोने पे मेरे भाई का घर है, वहाँ गया मालूमात करवाया, वहाँ भी नहीं था। फिर भाई घर पे था, वो भी निकला। फिर बच्चे सारे जो है घर के निकले गलों में, ढूंढ रहे थे मगर नहीं मिला। 10 बजे फिर मुझे ख़बर आया कि भाई इस तरह का वो गैब है, पता नहीं है। फिर मैं फिर ये गलियों में तलाश कर रहा था, इस इलाके में तलाश कर रहा था, मगर उसका कोई आता पता नहीं था। 8:30 बजे का टाइम था, सुबह का टाइम था और टाइम इतना हुआ नहीं है। जैसे ये मतलब घर से निकली है तो मेरी अम्मी ने मेरे भाई को बोला कि जाओ फरिया गई, आप उसके पीछे जाओ। तो ये भी फ़ौरन गए, तो उन्होंने कहा वो उसने तो चीज़ ली है। फरिया नर्सरी में थी, उसके पेपर थे, एक पेपर उसने दिया और बाकी वो इतनी खुश हो रही थी कि कल मेरा पेपर होगा। और अब हर कोई जितने भी लोग हमारे घर आ रहे वो कह रहे हमारे बच्चे बहुत डर रहे, नहीं स्कूल के लिए निकल रहे ना घर के लिए। अब पाकिस्तान में लोगों को तालीम करने का हक भी नहीं कि इंसान तालीम हासिल करे। तो पुलिस के पास उसी दिन पुलिस को मैं उसी टाइम जब तकरीबन 11 बजे मैं पुलिस के पास चला गया और मैंने उनको बोला कि भाई इस तरह मेरी बेटी जो है ना गैब है, सुबह 8:30 बजे से और उसका कोई पता नहीं है। तो उसने बोला, उन लोगों ने बोला कि आस पास कहीं घरों में बैठा होगा, आ जाएगा। तो उनको मैंने बोला हमारा जो है ना FIR कटवा लो। तो फिर उन लोगों ने बोला FIR नहीं, कच्चा जो है वो NLC कटवाया। NLC जब कटवाया तो उस दिन फिर जो है ना 11 बजे के बाद फिर मैं थाने से आया। थाने से जब फिर मैं आया तो फिर मैंने गाड़ी मंगवाया स्टाफ से और पीली टैक्सी थी, उस पर लाउड स्पीकर रखा। ये जो है ना शाटोन, सिंधी गोट, पिपरी और आगे मरी गोट, पीछे ये जो इलाका है इस तरह ये सारा इलाका हमने जो है ना लाउड स्पीकर से ऐलान करवा। तकरीबन रात को 10 बजे मैं घर आया, मगर मेरी फरियाद पर कोई पता नहीं था। उसके बाद फिर रात को भी नींद नहीं आया। कभी जो है ना दरवाजे पे कोई टंग करे तो मैं बोला कि लाश फेंका होगा, मगर कोई आता पता नहीं था। सुबह के साथ ये जुर्म किए ना, उसको तो हम कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े करके और कुत्तों को पिलाए। जो उसने मेरी मासूम बहन के साथ ऐसे किए वो। आप लोगों को किसने बताया कि जो है वो लाश तो मस्त शुदा थी ना, तो कैसे पता चला कि फरिया ही है और नाले में, किसने बताया? फिर ऐसा हुआ कि भाई जब FIR कटवा दिया तो वो तशवीश अफसर आ गया। तशवीश अफसर जब आया हमसे मालूमात कर रहा था कि भाई हमें रास्ता दिखाओ। तो हमने उनको बोला कि भाई आपको जब हम रास्ता दिखावे तो फिर आपको हमें तो ज़रूरत नहीं है ना, फिर हम खुद क्यों नहीं ढूंढे? हमें जब रास्ता मालूम होता तो फिर हम आपके पास क्यों आए? लोग उस आदमी को पहले से जानते हैं? नहीं, हम तो उसको जानते भी नहीं है कि ये हुए कौन। हमने उसे कभी भी नहीं देखा कि ये इसी मोहल्ले का है वो? इसी मोहल्ले का कहीं होगा, उधर कहीं घर होगा, लेकिन हमने इसको कभी भी नहीं देखा है। ना तो हमारी किसी के साथ दुश्मनी थी, ना हम किसी को जानते थे। ये चीज़ लेने के लिए गई, इसे हरकत की, 2-3 दिन के बाद ये ऐसे मिली। तो फिर जो है ना दूसरा दिन जो तशवीश अफसर था उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई इस तरह है कि आप थाने आ जाओ, यहाँ से हम जाएंगे उधर सुराख बोर्ड से एडी सेंटर जाएंगे, एडी सेंटर में भी दरख्वास्त देंगे, वहाँ से फिर जना जाएंगे, दरख्वास्त देंगे, जना से फिर जो है ना उस पर जाएंगे, दूसरा जो इदारा है जो उन पर भी दरख्वास्त देंगे, वहाँ से फिर
वापसी जब मैं ने गाड़ी पे लाउड स्पीकर लगाया, मगर इस दौरान एक आदमी आया, उसने जो है ना दूसरे आदमी को बताया, हमें भी नहीं बताया। वो बंदा इधर गली में आ गए पीछे, तो मैंने उसको सेट पे करवाया कि भाई मेरी बेटी कहाँ है। तो फिर उसने बोला कि आपका बेटी जो है ना इस तरह जो है ना बंदे ने जो है ना रेप है और उसने जगह पे जो है ना लाश फेंका हुआ। तो उसके बाद वो हमारे साथ जाके जो है ना वो नदी के पास से जो है ना लाश मिला, बोरे में पैक था, और उसको बेदर्दी से उसने मारा। पहले उसने मारा, उसको कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसके जो अवस्था फिर उसने वो उसके साथ करवाया। मतलब बच्ची का हाथ बंधे हुए थे, पाँव बंधे हुए थे, और मुंह के अंदर जो है ना उसने कपड़ा डाला हुआ था। तो जो है वो घर में उन्होंने जनाजा लाने दिया या नहीं आया? नहीं, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी, आप लोगों ने खुद भी तो देखा होगा, बदबू पूरे घर में फैल, और मतलब देखने की नहीं थी। उसके हाथ जो जिस तरीके से बांधे हुए थे और पाँव हमसे तो बिल्कुल रहा ही नहीं गए, क्योंकि ये हमें पता है हम पे गुजर रही है। आज 5वां दिन है, ऐसा लग रहा है जैसे क़यामत से भी ज्यादा हम पे गुजर रहा है। और मेरी माँ तो पहले से बीमार थी, और इस ये वाकया सुन के उसको बोरी में बंद किए थे, उसके हाथ पे ऐसे बांधे थे कि खोल भी नहीं सकते थे। हाँ, और हम लोगों ने भी छुरी से वो रस्सियाँ काटी हैं। हमें बस आप लोग हमारा साथ दो और हमें इंसाफ चाहिए। उसने ताउन किया आपके साथ? पुलिस जो बिलकासम थाने का जो SHO है, वो उसने हमारे साथ ताउन किया है। वो मेहनत पे उसने करवाया, मैं उसका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम हूँ। मगर उससे जो नीचे जो बिलकासम थाने के जो पुलिस है, जो भी इदारा है, वो उनको चाहिए पैसे के जो बंडल बोरियां होते हैं, उनको वो चाहिए। जिसके पास पैसा होता है वो उसी बंदे को इज्जत देते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है तो वो उसको पूछते भी नहीं है। इस दफा पुलिस वाले को, DSP है, जितनी भी आवाम है, पुलिस है, आर्मी है, जो भी है, इनको किसी ने भी नहीं छोड़ना है। आज उसने हमारे साथ ये किया है, कल वो किसी और बच्ची के साथ करेगा तो अच्छा नहीं है। तो मेरे तो हुकूमत से, सन गवर्नमेंट से और वफाक हुकूमत जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ है, उनसे मेरी ये अपील है जो इसको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सज़ा दे, और जितने भी दफ़े इस पे लगे। मैं एक गरीब आदमी हूँ। अभी अब हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ पुलिस है, जो भी पूरी आवाम है हमारे साथ मिलके, और हम इस आदमी को तो कहते हैं कि इसके 2-2 टुकड़े करके और कुत्तों को खिलाए, उनको जिंदा नहीं रहना चाहिए। आज तो इसने हमारे साथ किए और कल ये और किसी के साथ ऐसे करेगा। अभी आप क्या मुतालबा करते हैं? क्या हमारा तो मुतालबा है कि भाई पहले तो जो सोशल मीडिया है, आप चैनलों का वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, आप लोगों ने मेरी आवाज़ उठाया, और अगर इस तरह आप लोग मेरे साथ दोगे तो इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द ऐसा कुछ करे तो उसको देख कर उसे इबरत हासिल करे। हमारे साथ जो किया कल किसी और मासूम बच्ची के साथ ये सब कुछ ना करे। आज इसके वजह से सारे पाकिस्तान में जितने भी बच्चे वो सब कुछ डर रहे, घर में भी डर रहे वो लोग इसके वजह से। तो इंतजार हुसैन का नाम आ रहा है, जी, आप जी, समझते हैं वही है? इंतजार, या आपको कोई किसी और पे भी शक है? अभी ये तो पुलिस का काम है जो उसको कर रहा है, मगर इंतजार ने ये कबूल कर दी थी ये मैंने किया है। तो आप जानते हैं इंतजार हुसैन? नहीं, इंतजार ने इसी मोहल्ले का था? नहीं, मैं तो ना इंतजार का कभी जिंदगी में पहले शक्ल देखा है कि ये बंदा किस तरह है और किस तरह नहीं है। आज जो मतलब है मेरी बेटी के साथ जब ये वाक़यात हुआ तो बाद जब चैनलों पे और मोबाइलों पे जब आया तो मैंने इसकी शक्ल देखी। एक मोहतात अंदाजे के वुमेन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक 72% ख़वातीन पाकिस्तान में सेक्सुअल अब्यूज़ और फिज़िकल अब्यूज़ होती हैं। अब हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं कि जिस गली में फरीहा को हफ्से बेजा में रखा गया। पीछे ये जो दुकान आपको नजर आ रही है, ये वो दुकान है जहाँ से 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे फरीहा ने चीज़ खरीदी और उसके बाद वो घर नहीं पहुंची। 3 दिन तक घर वाले ढूंढते रहे, और इसी गली में मौजूद है वो घर जिसमें मुलजिम इंतजार हुसैन रंग रोगन का काम कर रहा था, जिसमें वो मोहम्मद आजम की बेटी को बहाने से ले गया। इस घर के मालिक ने अपनी और घर की शनाख्त छुपाने की शर्त पर हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम को बताया कि मेरे घर की चाबी मैंने इंतजार हुसैन को इसलिए दी थी कि मैं यहाँ रिहाइश पजीर नहीं था। क्योंकि मेरा घर खाली था तो मुझे सामान चोरी का डर भी नहीं था। मैंने इंतजार को चाबी दी कि वो यहाँ काम करे और घर बंद करके चला जाए। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह के वाकयात भी रोनुमा हो सकते हैं। ये
ایریا میں، ویسے وہ باہر نکل کے کھیلتی تھی بچی. میرے بائیں طرف موجود ہے اسٹیل مل کا برساتی نالا، جہاں سے فریحہ کی جو ہے وہ تشدد شدہ لاش بوری میں بند ملی. یہ ہے وہ جگہ. یہ برساتی نالا فریحہ کے گھر سے اور جس گھر میں فریحہ کو رکھا گیا اس سے بس ایک گلی کے فاصلے پر ہے. یعنی کہ فریحہ کی گھر اور جس گھر میں فریحہ کو رکھا گیا اور یہ نالا، تینوں جگہ ایک ہی علاقے میں موجود ہے. یعنی کہ 3 دن تک فریحہ ایک ہی علاقے میں تھی اور فریحہ کے گھر والے اسے ڈھونڈتے رہے، مگر جب ملی تو اس جگہ سے فریحہ کی لاش ملی. پھر ہمیں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے چیئرمین محمد ساجد جوکیو کے آفس سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا رخ کیا. سارے کیسز جو بڑھ رہے ہیں وہ مریض کے اندر نہیں، پر اوور آل پاکستان کے اندر یہ کیسز ہے. کوئی کیس کا پتہ چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا ہے. کوئی دبا دیتا ہے اپنی عزت کی خاطر کہ یہ ہوا ہے، مسلموں میں اپنی عزت کو خراب کر. تو یہ جو ہوا تھا کیس، اس میں پہلے بھی اسی بندے نے 2 بچیوں کے ساتھ زیادتی کی تھی، مگر پکڑا نہیں گیا. اور ان کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے ان کے اوپر کوئی کیس وغیرہ یا اسٹائل کی کوئی چیز نہیں کی تھی. تو یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ یہ پکڑے گئے اور پکڑے گئے ہیں. جو IR سے کٹی ہے اس میں میں خود پہنچا تھا وہاں پر، اور میں نے پکڑا کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیس وغیرہ کو چلائیں گے. صرف اس بچی کا جو والد صاحب ہے اس کو ہم نے کہا کہ ہم ہمارے ساتھ کھڑے رہو. ذاتی ہوئی ہے، یہ ایسا نہ ہو آج یہ اس بچی کے ساتھ کیا کرو اور کسی بچی کے ساتھ کریں. اسی وجہ سے ہم نے خود ہی اس کو فالو کیا. سر، رپورٹس کے مطابق جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ٹرائل تک صرف 4% کیسز جو ہے ٹرائل تک پہنچتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اور صرف 2% کیسز ایسے جس میں سزا ہوتی ہے، مطلب فیصلہ آتا ہے. دیکھیں اصل بات اتنا کم ریشو کیوں ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کیس کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، اور جو پیرنٹس بھی ساتھ تھے آخر تک کہ وہ اپنے انجام تک پہنچ سکے. تو اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کا بڑا رول ہوتا ہے اصل میں. تو انشاءاللہ اب جتنے بھی کیسز ہو رہے ہیں اس کا میں خود فالو کر رہا ہوں. میں خود اپنے طرف سے اپنے جیب سے بھی وکیل بھی کیے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کو کیفر کے داخل ہو جائیں گے، اور اگر ایسے 8-10 کیسز کے اندر کسی کو اچھی سزا مل گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے بھی اس چیز سے آگے گئے. اچھا، ایسا بیہیویئر ہماری سوسائٹی میں کیوں ہے کہ جب ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو یہ اس وقت تک انہوں نے کیا نہیں ہوتا جرم، لیکن یہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے محلے میں، یہ بچوں کو پکڑتا ہے یا بلاتا ہے، لیکن لوگ چھوڑ دیتے. تو اس وقت لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس وقت بھی ہمیں کمپلین کر دینی چاہیے کہ اس پہ بھی کوئی سزا بنتی ہے؟ تک پیرنٹس خود کوئی اسٹیپ نہیں لیں گے تب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پچھلے بچے ہیں ان پر نظر والدہ کی انتہائی ضروری ہے کہ وہ بچہ کہاں جا رہا ہے چھوٹا سا. دوسری بات یہ ہے کہ حالات اس طریقے کے ہو گئے ہیں، لوگ وحشی بن چکے ہیں. ان کا مائنڈ ایک عجیب سا ہو گیا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اس طرح چھوٹے 4 سال 5 سال 6 سال کے بچے کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کو سے لوگوں کو پکڑ کر ایسی سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی سوچے کہ یہ ہم کام کرنے سے ہمیں یہ سزا. ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا وجوہات ہیں؟ ویسے بات یہ ہے ڈرگ اپنی جگہ پر ہے، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویسی بنے ہوتے ہیں اور جن کو یہ انسانیت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ بہت بڑا ایک گناہ ہے. اور اس میں ہم سب کو خالی چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی اپنے طرف سے کام کر رہی ہے. میں فضاتی کو اکیلا کچھ بھی نہیں. ہم سارا جو ماحول ہے، جتنے بھی ہمارے جو انوائرمنٹ ہے، اس میں ہم کام کرنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ ہم مل کر یہ اس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے نکلنے کے بعد ہم نے ڈسٹرکٹ ملیر کے پریس کلب کا رخ کیا، یہ جاننے کے لیے کہ بالآخر ڈسٹرکٹ ملیر میں اس طرح کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں. موجود ہیں ملیر ڈسٹرکٹ کے سینئر صحافی سجاد علی. ہم ان سے جانیں گے کہ آخر ملیر ڈسٹرکٹ میں اس طرح کے کیسز اتنے زیادہ کیوں رپورٹ ہوتے ہیں؟ جی، ملیر میں جیسے کہ آپ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس میں بھی اس سے پہلے بھی ملیر میں بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں، جس میں سمار کوٹی گوٹ میں 2 بچے جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں، اور اس کے ابھی تک کوئی رپورٹ ایسی نہیں آئی کہ ان قاتلوں کو سزا ملی جائے. جبکہ اس کے علاوہ جو ہے مارشلنگ یارڈ کالونی میں ایک معصوم بچی تھی 10 سالہ خدیجہ بتول کھوکر،
उसको भी जो है जो जिनसी जाति के बाद इज्तिमाई जिनसी जाति के बाद जो है कत्ल किया गया और उसकी लाश पानी में डुबो दी गई। उस वक्त वहाँ पर जो उसके हुकूमत के जो गुजरा हैं, उस वक्त सूबाई असम्बली के स्पीकर शैला रज़ा और दीगर जो है गुजरा वहाँ पर आकर यकीन दहानी कराई कि भाई आपको इंसाफ दिलाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो जो है बच्ची के गुस्सा ऐसे चक्कर लगा रहे हैं और घूम रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। उसके बाद जो है आपको बताना चलूँ कि कायदाबाद के करीब में मारवी गोट है, वहाँ पर ये तो करीबी का वाक़या है। उसमें जो है एक बच्चे को जो लाइब्रेरी में जिनसी जाति के बाद कत्ल किया गया, उसका भी ये केस है। इससे मुबीना टाउन में एक बच्ची थी, अभी उसके जो है कातिल हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, किसी मेरे ख्याल में मासरा से गिरफ्तार हुए हैं। और अभी ये जो वाक़या हुआ है, ये भी इस वाक़े पे आपको बता। तो ये कहा जा रहा है कि जो फरीहा का रेप के बाद मर्डर हुआ है, इसमें जो मुलजिम है इंतज़ार हुसैन, जिसका नाम बताया जा रहा है, ये पहले भी इसी तरह के केस में मुलव्विस था, ये कहने में आ रहा है। तो फिर ये छूट क्यों गया? असल में बात यह है कि हकीकत है कि ये पहले भी किसी ऐसे केस में जो है जवाबदार है, मुलजिम नामजद है और इसने पहले भी ऐसे केस में रहा है, लेकिन हमारे पास कानून नहीं है। हमारे पास सिर्फ बातें करने आते हैं, मिनिस्टर हो, MP हो, MNA हो, गुजरा हो, जो भी बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, जिनको चाहिए कि कानूनी शक्ल इख्तियार की जाए, ऐसा कानून बनाया जाए कि वो कानून की गिरफ्त से बच जाते हैं। जो कातिल हैं, जो ऐसे खूनख्वार जानवर हैं, जो आवाम में घूमते रहते हैं, जो पता ही नहीं चलता कि ये मेरे साथ जो खड़ा हुआ है इतना खूनख्वार जानवर है, और इसीलिए ये बच जाते हैं। ये पहले भी जिस केस में था तो उसमें से भी तो बच गया, जब दोबारा इसने ये किया है तो अभी उसके कोई पशेमानी नहीं है। कानून तो है, कानून के मुताबिक तो इनको सजाए मौत है, लेकिन फिर भी ये क्यों निकल जाते हैं कि मतलब अगर 100 केसेस हुए हैं इस तरह के, तो सिर्फ 4 केसेस होंगे जो ट्रायल तक जाएंगे, बाकी के जो 96 केसेस हैं वो इस तरह क्यों खत्म हो जाते हैं? क्या वजूहत होती हैं? बात तो ये कि जो जिनके साथ ऐसे वाक़यात होते हैं वो होते हैं गरीब तबका, जो है मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके साथ ऐसा वाक़यात होते हैं, बड़े लोगों के साथ नहीं होते। और वो जो है वो कोर्ट कचहरी चक्कर ये इनमें से बेचारे नहीं जानते। और हुकूमत जो है, चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारा है, जो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, वो उतनी सपोर्ट नहीं करते। कुछ दिन आगे चल के कुछ जो NGOs हैं, जो इदारे हैं, जो वो आ जाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो साथ दे नहीं पाते, जिसकी वजह से वो थक जाते हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत को चाहिए क्योंकि ऐसा कानून लाए, कोई ऐसा जो कानून हो जिसमें जैसे ऐसे कोई रेप वाला मामला हो तो उसमें ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए जो इबरतनाक हो और जो दूसरों के लिए सबक हासिल हो, जब ये ऐसे मामला रुक सकते हैं। कानून तो मौजूद है, पाकिस्तान के लॉ में सज़ाए मौत है और देखते हुए साल कैद की भी है, लेकिन मामला ये है कि मामला आगे बढ़ता नहीं है, ख़त्म हो जाता है। अगर 100 रेप के ऐसे केसेस हुए हैं तो उन 100 में से सिर्फ 4 केसेस जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रायल तक जाते हैं, बाकी 96 केसेस रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या वजूहत होती हैं? उनसे हम काफ़ी हद तक आगाह हैं कि जो दूसरा साइड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उन्हें पुष्पनाही हासिल होती है, और जिनके साथ के वाक़यात होते हैं हमारे माशरे में विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है कि वो वहाँ क्यों गई, बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखा, बच्चे बाहर क्यों घूम रहे थे, वो रात को क्यों निकली, हत्ता कि ये तक कहा जाता है कि उन्होंने कपड़े छोटे पहने हुए होंगे तभी तो रेप हो गया है। तो विक्टिम ब्लेमिंग से जब तक हम इस तरह के मामलात को आज़ाद नहीं करेंगे और मुजरिम को मुजरिम नहीं समझेंगे, इस तरह के वाक़यात ट्रायल तक नहीं जाएंगे, रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। प्रेस क्लब से निकलकर हम मलीर डिस्ट्रिक्ट के उस थाने में पहुंचे जहां पर मुलजिमों को हवालात में रखा गया और FIR भी दर्ज हुई। बीवी कहाँ है तेरी? हाँ? कौन है तू? अपना जात क्या है तेरी? हाँ? कौन सा पंजाबी है तू? घर अपना है यहाँ पर तेरा? कौन सा पंजाबी है तू? सियालकोट क्या है? लानत है तेरी शक्ल पे। ये उसी क्वार्टर में ये भी रहता था, ऐसा ही है। चला के रख। ये भी रहता था वहाँ पर जी, ये भी वहाँ रहता था। इसको मैंने देखा वो घर खाली पड़ा हुआ है, उसमें से ये बच्ची दे के गया, फिर उधर नाले की तरफ देखा। अच्छा, नाले की तरफ से फेंका। तूने पहले क्यों नहीं बताया? जब ये काम कर रहा था तो 2 दिन 1 दिन बाद बता रहा है, क्यों? जब तूने पहले देखा कि ये काम हो रहा है। वालिद साहब को ले गए, दिखा दिया। उसके बाद क्यों आपको नहीं? तू इतने दिन खामोश क्यों था? 2 दिन से बच्ची के साथ रेप हुआ था, 2 दिन से खामोश क्यों था? सर मेरे को डर लग रहा था, मेरे ऊपर नहीं डालते। ये उगाते ले, ये क्या बात हुई? तेरे पे क्यों नहीं डाल दे? ये तेरी भी गलती है ना। हम लोग यहाँ पुलिस वाले दौड़े लगाए हुए हैं, आगे पीछे ढूंढ रहे हैं। क्या नाम? और तूने उसको छोड़ दिया।
तूने खामोश पुलिस वाले तेरे सामने से गुजरे हैं या कुछ उसी इलाके से? हिम्मत तू करना चाह रहा था, तू सोच रहा था यार मैं बताऊं नहीं बताऊं। दाता नगर में तो मौजूद हूँ बिन कासिम जिला मलीर कराची के थाने में, जहाँ पर फरीहा का केस जो है FIR हुआ। 27 तारीख की सुबह 8:30 बजे फरीहा जो है वो शॉप पे चीज़ें लेने गई और वहाँ से गायब हुई, और 28 तारीख को शाम में FIR दर्ज हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो फरीहा का रेप के बाद गला दबा के मारा गया। इस खौफ से कि फरीहा बाहर जाकर अपने अब्बू को ये ना बता दे कि मेरे साथ इस शख्स ने ये किया है। और इस केस में कितने लोग मुलव्विस हैं और कितनों ने रेप किया है, ये जो है DNA रिपोर्ट्स के बाद ही पता लगेगा। पुलिस स्टेशन बिन कासिम मलीर जाकर हमें मालूम हुआ कि इंतज़ार हुसैन के साथ साथ इस वाक़ये में एक और किरदार भी है जिसका नाम है अल्लाह रखा। अब अल्लाह रखा का इस पूरे वाक़ये में क्या किरदार है, ये तो तफ्तीश के बाद और DNA रिपोर्ट्स के बाद ही पता चलेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए हमने SHO बिन कासिम का रुख किया, जिसका इस पूरे केस को हल करने में बहुत अहम किरदार है। ये हमारे साथ दोस्त मौजूद है SHO बिन कासिम फ़हद हसन, जिन्होंने फरीहा केस में बहुत अच्छा किरदार अदा किया इस केस को सॉल्व करने में। ये कहना है फरीहा के वालिदैन का और इलाके के लोगों ने फ़ौरन एक्शन लिया। तो आपको जब पता चला इस केस का, आपने फ़ौरन एक्शन लिया, तो आप किस तरह मुल्ज़िमान तक पहुँचे कि यही मुल्ज़िमान है, और किस तरह जो है वो लाश जो है वो बरामद हुई? सारे में क्या आपने किस हाँ, ऐसा है कि जैसे ही हमें मालूम हुआ कि एक बच्ची की लाश बरामद हुई है नदी से, तो हमने उसी वक्त ही इलाके में मतलब वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू की। तो मालूम हुआ कि वो जो फरीहा है इसकी पिछली गली का ही एक शख्स है जिसने ये मतलब वाक़ये में जो मुलविस है। तो हमने उसके घर पे रेड किया, उसके रिश्तेदारों को हमने उठाया और उनको हमने शामिल तफ्तीश किया, और उनसे हमें मालूमात मज़ीद मिली कि जो मुल्ज़िम है वो यहाँ से कहीं और भागा हुआ है। तो उसके ऊपर हमने टेक्निकल बुनियादों पर उसकी जो लोकेशंस हैं उसके ऊपर वर्किंग करके और उसके रिश्तेदारों से मतलब रब्ता करके उसको तरीके से हमने उसको फिर पिक किया। और जब उसको हमने इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि ये जो बच्ची थी वो दुकान पे गई थी चीज़ लेने, तो वापसी पे मैंने उसको बबल के लिए पैसे दिए कि बबल लेकर आ जाओ तुम मेरे लिए। और उसी गली में एक घर है जो खाली पड़ा हुआ था। तो कहता मैंने फिर बच्ची को घर में ले गया, और बच्ची को ये कि मैंने मतलब वो उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, तो बच्ची जो सी है रो पड़ी। तो जब बच्ची रोई तो ये कि मैं डर गया खौफ के मारे, ये कि कहीं इलाके में किसी को पता ना चल जाए, तो मैंने बच्ची का गला दबा दिया। और दबाने के बाद मैंने उसके साथ ज़्यादती की, और उसके बाद एक उसके हाथ पाँव बांधे। और मेरा एक दोस्त है जो उसी मोहल्ले का रहने वाला है, वो उससे मैंने कहा कि मेरे पास कुछ चेचीज़ नंबर हैं जो बोरी में हैं, वो मैंने कहीं फेंकने हैं। तो वो जो अल्लाह रखा जो उसका जो दोस्त है इंतज़ार का, वो बाइक लेकर आ गया, और उस पर इसने बच्ची की जो डेड बॉडी थी उसको इसने बोरी में डाल के वो उसी दिन ही इसने जाके नदी में फेंक दिया। और 2-3 दिन तक जो अल्लाह रखा है उसने पुलिस को या किसी को भी कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। बाकी हम लोग ये कि जब तक ये बरामद नहीं हुई थी हम लोग CCTV कैमरास के ऊपर मतलब चेक कर रहे थे, इलाके के लोगों से भी मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। और तो मतलब ये सारा इंसिडेंट था, और हमने इन दोनों मुल्ज़िमान को अरेस्ट कर दिया। ये कहा जा रहा है कि घर वालों का नहीं कि बच्ची पे तेज़ाब भी डाला गया और उसके मुंह में बहुत सारा कपड़ा ठूसा हुआ था। तो जब 3 दिन से वो एक लाश यहाँ पड़ी हुई थी तो वो वैसे ही डिकम्पोज हो जाती है। बाकी उसका जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी ये चीज़ें साबित हुई कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। और फिर हमने जो मुल्ज़िमान पकड़े थे इनका भी मेडिकल कराया, ताकि ये कि कल को जब कोर्ट में चीज़ें जाएँ तो उसमें चीज़ें मतलब मैच हों और केस बड़ा मजबूत बने। जी, तो अभी मुल्ज़िमान क्या पेश रखते हैं इस केस में? हाँ, अभी आज भी वो जिस तरह इन्वेस्टिगेशन वाले उनको CRO कराने लेकर गए हैं, तो उनके जितने भी कानूनी तकाजे हैं वो सारे पूरे किए जा रहे हैं ताकि किसी में भी कोई कमी पेशी न रह जाए। जी, शुक्रिया। जी, इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद थे वो फ़हद हसन थे। तो इनके मुताबिक जो है मुल्ज़िमान ने जो है कबूल भी कर लिया है जुर्म, और ये जो कहा जा रहा है कि उस पर तेज़ाब फेंका था, तो ये तेज़ाब उस तरह नहीं फेंका गया था। बेसिकली जब उसने उस लाश को जो है वो बांध के नदी में फेंका, तो वो जो नदी है ना, उस नदी में क्या है कि फैक्ट्रीज़ का जो केमिकल वाटर गिरता है तो वो भी एक तेज़ाब ही बन जाता है। तो उसमें जब लाश पड़ी रही 2-3 दिन तक, तो उससे वो लाश जो है डीकम्पोज भी हुई, और उस केमिकल से जो है लाश ऐसा लग रहा है कि उसको तेज़ाब में डाला गया है कुछ। तो ये है वो सारी सिचुएशन। मज़ीद जो है हम आपको इस केस के फॉलो अप देते रहेंगे, तो आप देखते रहिए न्यूज़ बाय सुमैया। अल्लाह हाफिज़।